हाय दोस्तों, वेलकम टू ट्रिपल एस अकाउंट्स विद मी अनिकांत। ये है मेंबर्स में होना चाहिए पेपर। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया है उसका पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। देखिए टर्म 1 में भी एक पेपर आया तो था सैम्पल पेपर, बट उसके अकॉर्डिंग पेपर नहीं बना था। तो भाई दूध का धुला छाछ फूक फूक के पीता है, मैं तो कहूँगा कोल्ड ड्रिंक भी फूक फूक के पीना आप। और बिल्कुल भी ये मान के मत चलना कि ये का ये पेपर पैटर्न आएगा, बट प्रैक्टिस करने के लिए हम सीबीएसई के पेपर पैटर्न पे बने हुए सैम्पल पेपर करेंगे फ्रॉम वैरायटी ऑफ पब्लिशर्स। पेपर पैटर्न जो इशू हुआ है उसके अकॉर्डिंग 40 मार्क्स का पेपर है, दैट यू ऑलरेडी नो। 2 सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए 30 मार्क्स का है और सेक्शन बी जो है वो 10 मार्क्स का है। सेक्शन ए के अंदर पार्टनरशिप, कंपनी, जिसके अंदर अपना इशू ऑफ डिवेंचर आएगा। पार्टनरशिप के अंदर रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन हो गया, करेक्ट है। और सेक्शन बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें कंपैरेटिव, कॉमन साइज और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका रहेगा। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर जो आपके सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों में ही पूरे पेपर में 12 क्वेश्चन आएंगे इन टोटल। क्वेश्चंस 3 मार्क्स वैल्यू में डिवाइडेड है, दैट इज 2, 3 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो होंगे 3 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में जो 2 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन सेक्शन बी के अंदर होगा जो 2 मार्क्स का होगा। फिर 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में, एक क्वेश्चन आएगा सेक्शन बी में। 5 नंबर के भी 3 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में और एक क्वेश्चन आएगा सेक्शन बी में। ओवरऑल चॉइसेस तो नहीं है, बट क्वेश्चन स्पेसिफिक चॉइसेस हैं। तो 3 नंबर के 3 क्वेश्चन में चॉइसेस आएंगी, मतलब 1 क्वेश्चन ईच, उसमें 2 होंगे आपके पास, कोई एक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन बिलोंग करेंगे वो, और एक क्वेश्चन सेक्शन बी में रहेगा। 5 नंबर के एक क्वेश्चन में आपके पास चॉइस रहेगी, वो सेक्शन ए में ही रहेगा, करेक्ट है। सैम्पल पेपर के हिसाब से जाऊं तो जो चॉइसेस है वो मैं बता देता हूं। एक क्लियर चॉइस है सेक्शन बी के अंदर 3 नंबर के क्वेश्चन में, उसमें कंपैरेटिव और कॉमन साइज में चॉइस रहेगी। एक दूसरी क्लियर चॉइस जो 5 नंबर के क्वेश्चन में है वो चॉइस रहेगी मोस्टली आपकी, एक क्वेश्चन डिसोल्यूशन की तरफ से आ जाएगा और एक रिटायरमेंट का क्वेश्चन आ जाएगा। डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्रीज या रियलाइजेशन अकाउंट, और रिटायरमेंट में रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल। डिसोल्यूशन के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है मुझे, और रिटायरमेंट के अंदर पार्टनर्स कैपिटल के बाद बैलेंस शीट भी मांगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कम लग रही है, क्योंकि गिवन दैट क्वेश्चन 5 मार्क्स का ही रहेगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन जिसमें सर्टेन चॉइस जो मुझे लग रही है वो एनपीओ के जो आपके एडजस्टमेंट्स हैं, सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट या कंप्यूटेशन ऑफ आइटम्स कंज्यूमेबल का एडजस्टमेंट या फंड अकाउंटिंग का एडजस्टमेंट, इनमें से किन्हीं 2 एडजस्टमेंट के बीच में चॉइस आएगी। एनपीओ के तीनों ही एडजस्टमेंट पे क्वेश्चन आना हाईली प्रोबेबल लग रहा है। अगर फंड अकाउंटिंग 2 मार्क्स में आ जाता है या सब्सक्रिप्शन या कंज्यूमेबल 2 मार्क्स में आ जाता है, तो 3 मार्क्स में बचे हुए 2 में से चॉइस आ जाएगी। तो 3 में से 2 तो आपको बहुत अच्छे से करके जाने ही है ना, ये पक्का है, मतलब एडजस्टमेंट पक्का आना है। और एक 5 नंबर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन भी एनपीओ से हाई प्रोबेबिलिटी पे आ जाएगा। अगला 3 नंबर का क्वेश्चन जिसमें चॉइस आ रही है वो कभी कभार रिटायरमेंट का रह रहा है, कभी कभार डिबेंचर का रह रहा है, तो वो किसी से भी हो सकती है। डिबेंचर जो आपका चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर, उसमें से जितने भी टॉपिक उसमें कवर्ड हैं, इंटरेस्ट हो गया, कोलैटरल सिक्योरिटी हो गया, कंसिडरेशन अदर देन कैश हो गया, इशू विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन हो गया, ये मान के चलिए सभी टॉपिक्स पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने ही वाला है। तो ये कुछ मेरे प्रेडिक्शंस है पेपर को लेकर, बट फिर भी हम हर तरह के पेपर करने वाले हैं और हर तरह के टॉपिक्स की आप प्रिपरेशन करके जाएं, यही मेरा सजेशन रहेगा। चलिए, तो ये पर्टिकुलर सैम्पल पेपर हम सॉल्व करते हैं। सैम्पल पेपर जैसा कि मैंने आपको बताया, टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप जो है हमारे मेंबर्स का, उस टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने शेयर कर दिया है, वहाँ से यू कैन एक्सेस इट। ठीक है, पेपर पैटर्न स्टार्ट करते हैं। मैं इंटरनल चॉइसेस को इग्नोर करता हुआ सारे चॉइसेस सॉल्व करता हुआ चलूँगा। ठीक है, सबसे पहले पार्ट ए कर लेते हैं। हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते वक्त आप इनको कैसे डील करेंगे ये बताना है, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर में ये किधर आएगा ये आपको बताना है। अगर बैलेंस शीट पूछता है तो आपको पूरा सोल्यूशन करके वर्किंग नोट बना के ये ज़रूर बताना है कि ये किस तरफ आएगा उस बैलेंस शीट में। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लॉकर्स रेंट आउटस्टैंडिंग, एडवांस लॉकर्स रेंट, और नीचे लिख रखा हुआ है लॉकर्स रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज वन थिंग दैट वी हैव बीन प्रोवाइडेड विथ।
दोस्तों इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि ये जो लॉकर का रेंट है ना, ये हमारे लिए इनकम है क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं। करेक्ट है। जब भी इस तरीके से लॉकर का रेंट दे रखा हो या कोई इनकम दे रखी हो जिसका हमें एडजस्टमेंट करना हो, दिस वुड बी हैपनिंग एकदम सिमिलरली टू द एडजस्टमेंट इन सब्सक्रिप्शन जब नंबर ऑफ मेंबर्स अननोन हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉकर्स रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये ले लेना है, लॉकर्स रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। दोस्तों लॉकर का जो रेंट रिसीव हुआ है पूरे साल में वो 49,500 का हुआ है। फिर लिखा हुआ है लॉकर्स रेंट आउटस्टैंडिंग। लॉकर्स रेंट आउटस्टैंडिंग इज नथिंग बट अक्रूड लॉकर्स रेंट, जो हमने कमा लिया पर हमें रिसीव नहीं हुआ। करेक्ट है। ओपनिंग भी दे रखा है 2400 का, क्लोजिंग भी दे रखा है 2500 का। फिर एडवांस लॉकर रेंट ओपनिंग भी दे रखा है 1600 का, क्लोजिंग भी दे रखा है 1300 का। सबसे पहले बात करते हैं लॉकर्स रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। पिछले साल लॉकर का रेंट अक्रूड था, आउटस्टैंडिंग था, कितने का, 2400 का। इसका मतलब इस साल जो 4900 रिसीव हुआ है उसमें सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर का अक्रूड रिसीव हुआ होगा, तो लेस अक्रूड ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। पर सर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड तो है नहीं कि इसमें से कितना रिसीव है, तो दोस्तों अज्यूम करेंगे कि पूरा रिसीव हो गया होगा। तो 2400 का रेंट तो पिछले साल के नाम से आया था, माइनस कर दो। करेक्ट है। फिर इसके बाद हमें बता रखा है कि एडवांस लॉकर रेंट है इस साल के एंड में 1300 का। मतलब इस साल इतना अमाउंट ऑफ लॉकर रेंट रिसीव हुआ है जो इस साल की इनकम नहीं है, अनअर्न्ड है, अगले साल के लिए, वो भी माइनस कर दीजिए आप। माइनस एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। ये दोनों में सब्ट्रैक्शन इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे ये पता चल जाए कि रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर करंट ईयर कितना है, इस साल में, इस साल के लिए कितना आया। तो भाई ये जो 1300 था ना, आया इस साल में है पर आया अगले साल के लिए। आफ्टर डूइंग दिस, मैं कंसेप्ट के लिए समझा रहा हूँ, बस आप एग्जाम में पूरी कैलकुलेशन एक साथ कर सकते हैं। ये दोनों सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे मिलेगा रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर करंट ईयर। करंट ईयर में करंट ईयर के लिए कितना आया। तो दोस्तों इस पूरे साल में आया था 49,500 का, जिसमें से 2400 तो आया है पिछले साल का और 1300 आया है अगले साल का। तो इस साल में, इस साल के लिए आया 45,800। बट इस साल का कुछ आना भी बाकी है, अक्रूड फॉर करंट ईयर। जो अपन ने कमाया तो इस साल में है पर आया नहीं है, तो हमें तो इनकम निकालनी है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना लिखेंगे, तो करंट ईयर का अक्रूड इसमें ऐड हो जाएगा 2500 और ऐड हो जाएगा एडवांस फॉर करंट ईयर। इनकम करंट ईयर की है पर रिसीव प्रीवियस ईयर में ही हो गई थी, पिछले साल का एडवांस। एडवांस फॉर करंट ईयर रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, तो वो है 1600 का, वो ऐड हो जाएगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है भाई, पैसे पिछले साल मिल गए थे पर इनकम ये इस साल की है, तो इस साल ऐड होगा। 45,800 इस साल रिसीव हुआ इस साल के लिए, पर ये 1600 तो आएंगे ही नहीं इस साल, ये तो पिछले साल ही आ गए थे, पड़े हैं आपके पास। बस इनकम इस साल की है तो अर्नड इस साल मानो आप। करेक्ट है। तो 45,800 प्लस 2500 प्लस 1600, तो इस साल के जो अर्नड लॉकर रेंट है वो है 49,900 का। 49,900 ये क्या है, लॉकर रेंट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। ये इस साल आपने कमाया है, करेक्ट है क्या, अर्न ड्यूरिंग द ईयर। इसको लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम में। देखो रिसीव हुआ था 49,500, जिसमें से 2400 पिछले साल का आ रहा है, 1300 अगले साल का एडवांस में आ रहा है, 2500 आना चाहिए था इस साल नहीं आया, और 1600 इस साल के लिए पर आ पिछले साल ही गया था। करेक्ट है। सेम सब्सक्रिप्शन के लिए भी करना है, जब सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बता रखे और नंबर ऑफ मेंबर्स नोन नहीं हो, एनपीओ का एडजस्टमेंट। करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन जो है सैम्पल पेपर का, सेकंड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वाला है, ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप
फर्म एसेट्स वर 2 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज वर 50,000. फर्म के एसेट्स है 2 लाख के, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी 50,000 की है. इफ एसेट्स रियलाइज्ड 85% एंड एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन पेड वर 500, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना होगा. देखो एसेट्स है 2 लाख रुपए के, तो हम एक काम करते, एक मिनी रियलाइजेशन अकाउंट इसका बना लेते, सबसे कन्वीनियंट रहेगा इसको समझना. तो सेकंड क्वेश्चन का मैं एक मिनी रियलाइजेशन अकाउंट बना के समझा देता हूँ आपको. सेकंड रियलाइजेशन अकाउंट, मेमोरेंडम रियलाइजेशन अकाउंट मान लीजिए इसको, डेबिट क्रेडिट टू सन्ड्री एसेट्स. सन्ड्री एसेट्स क्लोज हो जाएंगे दोस्तों, वो 2 लाख रुपए के क्वेश्चन में ही दे रखा है. और यहाँ पे लिख दूंगा बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़. सन्ड्री लाइबिलिटीज़ जो है आउटसाइड लाइबिलिटीज़ वो 50,000 की. ये मैंने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ रियलाइजेशन में क्लोज कर दिए. कह रखा है एसेट्स ने रियलाइज किया 85% बाय कैश. 2 लाख के एसेट्स थे पर उनका 85% ही आया, मतलब रियलाइजेशन जो हुआ है वो 1,70,000 का हुआ है. करेक्ट है. अब अगर लाइबिलिटी के बारे में कुछ कहा नहीं है क्लियरली तो वो पार वैल्यू पे पे हो जाएंगी 50,000. एसेट के बारे में कुछ नहीं कहा है तो उनका कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, मतलब वो भंगार है, किसी काम के नहीं है, कोई पैसा रिसीव नहीं होगा. बट अगर लाइबिलिटी के बारे में वो साइलेंट है तो वो पार वैल्यू पे हो जाएगी. गिवन दैट कि वो लाइबिलिटी पेएबल हो, ऐसा नहीं कि प्रोविजन फॉर बेड डेट्स हो या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, उसके बारे में आपको मन से नहीं सोचना. करेक्ट है ना. बट कोई और लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, लोन, वाइफ का लोन, तो वो सारे के सारे पार वैल्यू पे आपको पे कर देने. और उसी के साथ इन्होंने कहा है कि डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस भी पे किए 500 रुपये के, तो इसका भी एक्सपेंस हो जाएगा, कैश आउटफ्लो हो जाएगा 500 रुपये का. तो लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ है 50,500 का. हमारे सामने ये अकाउंट प्रिपेयर्ड है, ये कंप्लीट हो चुका है. इन्होंने मांगा है प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन या बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर, और यही मेरा आंसर होगा. 2,50,500 माइनस 50,000 माइनस 1,70,000 दोस्तों 30,500 का ये लॉस ऑन रियलाइजेशन आता है. एंड दैट इज़ इट. ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया. 2,50,500 एंड ऑफ कोर्स 2,50,500. ठीक है क्या. ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट. ये फर्स्ट पार्ट मांगा था. आइए इस क्वेश्चन के अभी सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. सेकेंड पार्ट में देखते हैं हमसे क्या मांगा है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डेटर्स अपीयर एट 60,000. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट था 2,500. डेटर्स क्लोज हो जाएंगे टू सन्ड्री एसेट्स में, पीवीडी क्लोज हो जाएगा बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज में. करेक्ट. इफ 10,000 डेटर्स आर प्रूव्ड बैड एंड रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 90%. 10,000 के डेटर्स तो बैड हो गए, कोई रियलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो 60,000 में से 10,000 के डेटर तो पूरे डूब गए. और बचे हुए जो 50,000 के डेटर है उनसे भी 90% ही रियलाइज हुआ. मतलब उनसे रियलाइज कितना हुआ है, उनसे रियलाइज हुआ है 45,000 का. करेक्ट है. डेटर्स डैश विल बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो रियलाइजेशन अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा, 45,000 क्रेडिट होगा. ये तो पहले ही क्लोज हो गए होंगे डेटर, और पीवीडी तो पहले ही क्लोज हो गए होंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो 45,000 क्रेडिट हो जाएगा. दैट इज इट, दैट्स योर आंसर. करेक्ट है. एक बार फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ मैं आंसर की से. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 49,900 आ रहा है, हमारा भी 49,900 आ रहा है. सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट का आंसर है 30,500 का लॉस और 45,000 क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है, 45,000 क्रेडिट हो जाएगा. ये क्वेश्चन डन. आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन. A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. A retires and goodwill of the firm is valued at 60,000. रिटायर हुआ है तो रिटायरिंग पार्टनर को उसका गुडविल का प्रीमियम मिलेगा. वो वैल्यू करी हुई है गुडविल पूरी गुडविल 60,000 की वैल्यू करी हुई है. B and C डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली. बी और सी फ्यूचर में प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे. पास जर्नल एंट्रीज जब बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर होती है 30,000 की, तो बैलेंस शीट वाली गुडविल तो राइट ऑफ हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, और जो ये वैल्यूड गुडविल है ये गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री डालने के काम आएगा. पर पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स आखिर उनका गेनिंग रेशियो है क्या. उसके लिए मुझे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करना पड़ेगा. तो आई एम सॉल्विंग द थर्ड क्वेश्चन गाइस. देखिएगा आप, थर्ड क्वेश्चन. पार्टनर हैं A, B
और सी, इनका ओल्ड रेशियो है 3:2:1, इनका न्यू रेशियो है, ए रिटायर हो रहा है तो न्यू रेशियो हो जाएगा इक्वली है 1:1, क्वेश्चन में दे रखा है। सबसे पहले मेरे को कंप्यूट करना है गेनिंग पार्टनर्स का, तो कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, उसके लिए फॉर्मूला रहेगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पार्टनर बी की बात करते हैं, पार्टनर बी का रेशियो है 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो है 2/3, 2 5 1 6, 2/6। एलसीएम हो जाएगा 6 का, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 माइनस 2, 1/6 का इन्होंने गेन किया है, करेक्ट है। ओल्ड जो पार्टनर ए रिटायर हुआ है वो 3/6 शेयर छोड़कर गया है, तो ऑब्वियसली इसका गेन 2/6 होना है, बट वी विल स्टिल सॉल्व। सी की बात करते हैं, सी का न्यू रेशियो है 1/2, इसका ओल्ड रेशियो है 1/6, एलसीएम हो जाएगा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 माइनस 1, 2/6। ऑफकोर्स यही आना था, करेक्ट है क्या। तो जो गेनिंग रेशियो हुआ वो हो गया 1:2 का गेनिंग रेशियो, करेक्ट है। अब वैल्यूड गुडविल, बैलेंस शीट वाली नहीं, वैल्यूड गुडविल, उसका अमाउंट दे रखा है हमें, गुडविल इज़ वैल्यूड एट 60,000। ये पूरी फर्म की गुडविल है। इसमें निकालते हैं रिटायरिंग पार्टनर ए का शेयर, एज शेयर ऑफ गुडविल, दैट वुड बी इक्वल टू 60,000 की टोटल गुडविल है बॉस। इसमें ए का शेयर हो जाएगा कितना, 3:2:1 है, तो ये हो जाएगा 3/6, दैट इज़ हाफ, तो 30,000 का हो गया, करेक्ट है। अब जर्नल एंट्रीज डालनी है, तो चलिए जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। जर्नल, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले हम करेंगे ये जो गुडविल एग्जिस्टिंग है बैलेंस शीट के अंदर, उसको राइट ऑफ कर दूंगा। उसकी एंट्री डलेगी सारे पार्टनर्स की कैपिटल, सो एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, करेक्ट है। अब गुडविल कितने की है, गुडविल जो एग्जिस्टिंग गुडविल है दोस्तों वो है 30,000 की, उसको राइट ऑफ कर देंगे। वो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होगी, 3:2:1, 3 + 2 5 + 1 6, 6 5 ज़ा 30, 5,000, 6 2 ज़ा 12,000, 6 3 ज़ा 18,000, डन, करेक्ट है। अब अपन सेकेंड जर्नल एंट्री डाल देते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग पार्टनर हैं ए, बी और सी, तो एंट्री डल जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डीआर, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल अकाउंट जो रिटायरिंग पार्टनर है, करेक्ट है। बी की कैपिटल में मैं डेबिट कर दूंगा कितना, बी की कैपिटल में मैं डेबिट कर दूंगा जो गेनिंग आया है। देखो कैपिटल जो गुडविल की प्रीमियम है वो 30,000 है, करेक्ट है क्या, गुडविल की प्रीमियम उसकी 30,000 है, और ये गेनिंग रेशियो में चली जाएगी जो कि है 1:2, तो 2 1 3, 10,000 और 20,000 एंड डन, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की 2 जर्नल एंट्री डाल दी, वापस सैम्पल पेपर की क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ टेगोर पब्लिक स्कूल एज ऑन 31 दिसंबर 2021। ठीक है, टेगोर पब्लिक स्कूल है, एनपीओ होगा, और इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते वक्त इसको कैसे डील करेंगे ये पूछा हुआ है। लिखा हुआ है डोनेशन रिसीट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिटोरियम। दोस्तों एक बात का ध्यान देना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिटोरियम मतलब ये जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जब भी कोई फंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बनेगा तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितना भी पैसा उस फंड से माइनस होता है वो पूरा का पूरा एसेट साइड में जाएगा, एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन के नाम से, और सेम अमाउंट कैपिटल फंड में आपको प्लस भी कर देना है, करेक्ट है। तो यहाँ पर हमें डोनेशन रिसीव हुआ था 20 लाख रुपए का, करेक्ट है, और एक्सपेंडिचर हुआ है कंस्ट्रक्शन के लिए 18.5 लाख रुपए का, करेक्ट है।
तो फंड में कितना बचेगा, 20 माइनस 18.5, 1.5 लाख रुपए बचेगा फंड में। ये तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे हम। 18.5 लाख का ऑडिटोरियम अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट साइड में लिख देंगे, और जो भी कैपिटल फंड है वो बता नहीं रखा तो कैपिटल फंड लिख देंगे, और इनर कॉलम में उसमें 18.5 प्लस करके बता देंगे। इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं दोस्तों, फोर्थ पार्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ पार्ट के अंदर आपको ऐसा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट, पर फॉर्मेट जरूर बना के देना है। लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, एसेट साइड के अंदर आ जाएगा ऑडिटोरियम अंडर कंस्ट्रक्शन, जितना भी खर्चा हुआ है 18,50,000 खर्च हुआ तो एसेट बना होगा ना भाई 18,05,000 का, 50,000 का, बाकी पैसा गया का। लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा ऑडिटोरियम फंड 1.5 लाख रुपए का। आप ये 20 लाख में से 18.5 लाख की कैलकुलेशन वर्किंग नोट में दिखाएं या यहीं नीचे दिखा दें, आपका चॉइस, दोनों ही चलेगा। और यहाँ पर जो भी कैपिटल फंड होगा वो इनर कॉलम में ऐसे लिखा जाएगा, और उसके अंदर ऑडिटोरियम के नाम का 18.5 लाख ऐड हो जाएगा, एंड दैट इज इट। दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन, फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर मैच फंड है 30,000 रुपये का। एक बार क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ आपको। फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, मैच फंड है 30,000 रुपीज़ का, डोनेशन रिसीव हुआ मैच का 10,000, और मैच के एक्सपेंसेस हुए 36,000 के। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है दोस्तों इसकी, तो सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। फंड अकाउंटिंग बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसानी से आप इसमें मार्क्स कमा सकते हैं, ठीक है। मैच फंड हो गया। ओपनिंग मैच फंड है दोस्तों 30,000 रुपीज़ का। इस साल जितने भी डोनेशन रिसीव हुए इसमें ऐड हो जाएंगे। डोनेशन रिसीव हुआ है 10,000 रुपये का, ऐड हो जाएगा। और मैच के जो एक्सपेंसेस हुए वो माइनस हो जाएंगे। मैच के एक्सपेंसेस हुए हैं 36,000 रुपये के, ये माइनस हो जाएंगे। करेक्ट है क्या? तो कितना आया, 40,000 आया, 36 खर्च हुआ तो 4,000 बचा। अगर ये माइनस करके नेगेटिव बचता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। पॉजिटिव बचता है तो बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड के अंदर इसको लिख देंगे जितना भी ये फंड बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं मैच फंड 4,000 रुपये का। डन, क्वेश्चन करेक्ट है। अगर कोई मैच फंड इन्वेस्टमेंट होता, उस पर जितना भी इंटरेस्ट मैंने अर्न किया होता, रिसीव से मतलब नहीं है, जो भी फेस वैल्यू उस इन्वेस्टमेंट की उस पर रेट लगाते, जो भी इंटरेस्ट अर्न किया होता वो भी इसमें ऐड हो जाता। अगर अर्न इंटरेस्ट और रिसीव्ड इंटरेस्ट बराबर नहीं होते तो जो डिफरेंशियल है वो अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से आ जाता। ऑफकोर्स मैच फंड इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में आते ही आता, करेक्ट है। कोई इनकम रिसीव होती मैच की टिकट्स बेच कर या कुछ, वो फंड में ऐड हो जाती। और कोई खर्चा होता है इसमें से माइनस हो जाता। मैच फंड में से सिर्फ मैच से रिलेटेड खर्चे माइनस होंगे। प्राइज फंड अवार्ड है ऐसा कुछ, तो वो इधर माइनस नहीं होगा, वो फंड में से माइनस होगा। करेक्ट है। ये फंड अकाउंटिंग का क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब इसके साथ हमें एक चॉइस भी दे रखी है, तो मैं चॉइस वाला क्वेश्चन भी कर देता हूँ आपको। करेक्ट है। दिस वॉज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ, जैसा कि मैंने कहा था 3 नंबर के क्वेश्चन में चॉइस आएगी, तो एक फंड अकाउंटिंग का दे दिया एनपीओ से, और दूसरा सब्सक्रिप्शन के दे दिया। वर्किंग नोट जो रहते हैं हमारे 3, सब्सक्रिप्शन, फंड अकाउंटिंग और कंप्यूटेशन ऑफ आइटम्स कंज्यूमेबल। इनमें से किसी 2 में इधर चॉइस आ जाएगी, बचा हुआ 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और 5 मार्क्स का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का प्रिपरेशन तो आएगा ही, है ना। अब यहाँ देख लीजिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, टोटल रिसीव हुए हैं 55,000 के, जिसमें से, और मैं बना रहा हूँ ये सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग जो कर रहा हूँ फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21 कर रहा हूँ, तो मेरा रेलेवेंट ईयर जो है वो 2021 है। अब इसके अंदर 600 2020 का है, ये तो प्रीवियस ईयर क्या है, और 2022 के लिए 800 है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में से अक्रूड ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर माइनस कर दूंगा, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर माइनस कर दूंगा, तो मिलेगा रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर करंट ईयर। करेक्ट है। 2021 में आउटस्टैंडिंग थे दोस्तों कितने, 2021 करंट ईयर है, करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग कितने टोटल, ये फॉर बोला हुआ है, फॉर मतलब सिर्फ 21 के लिए, ये टोटल आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये सिर्फ 21 के लिए आउटस्टैंडिंग है। ये बात प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 21 बोलता तो ये 1,000 टोटल आउटस्टैंडिंग होते हैं,
इसमें प्रीवियस ईयर का अभी भी जो आउटस्टैंडिंग है वो भी इंक्लूडेड होता। सर प्रीवियस ईयर का अभी भी आउटस्टैंडिंग से आपका मतलब क्या है, समझो। पिछले साल क्या आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2020 800 रुपये के, और करंट ईयर में प्रीवियस ईयर के लिए आया कितना है, 600 आया, 200 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। मतलब करंट ईयर के एंड में अगर कोई पूछे टोटल अक्रूड कितना है, तो मैं कहूँगा 1000 करंट ईयर का और 200 प्रीवियस ईयर का स्टिल अक्रूड, यानी टोटल अक्रूड 1200 है, जिसमें से 1000 ये साल का और 200 पिछले साल का। बट इन केस अगर ऐसा बोला होता कि ये 1000 जो अक्रूड है ये अक्रूड एज एट 31 मार्च 21 है, तो इस 1000 में से 200 रुपये तक प्रीवियस ईयर का स्टिल अक्रूड होता, तो करंट ईयर का अक्रूड सिर्फ 800 होता। समझे क्या? तो एज एट दे रखा है, एज एट 31 मार्च 21 दे रखा है, मतलब ये टोटल अक्रूड है। और अगर दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 21, तो ये सिर्फ करंट ईयर का अक्रूड है, इसमें प्रीवियस ईयर का स्टिल अक्रूड अभी भी अक्रूड ऐड करोगे तो पता चलेगा टोटल अक्रूड। करेक्ट है। एडवांस सब्सक्रिप्शन 2020 के दे रखे हैं, 2020 के एडवांस, तो पिछले साल एडवांस आए थे, कुछ नहीं कह रखा है, तो करंट ईयर के लिए ही आए होंगे। चलिए इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं अब हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑल्टरनेटिव पार्ट जो है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुए ना दोस्तों वो 55,000 के हुए। इसमें से लेस कर दो रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर में आया पर प्रीवियस ईयर के लिए आया, दैट इज 600। लेस कर दूंगा रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब एडवांस है ना, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, वो कितना है, वो है 800 रुपये का, ये भी माइनस हो जाएगा। ये माइनस करने के बाद पता चलेगा रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर करंट ईयर। मेरा ये करने के पीछे सिंपल सा रीज़न ये है कि कई बार रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर करंट ईयर दे रखा होता है, तो फिर आपको कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट करनी है और कोई एडजस्टमेंट करना ही नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एंड पेमेंट बना के देगा और रिसिप्ट में बता के देगा कि पिछले साल के नाम से कितने सब्सक्रिप्शन आए, करंट ईयर के नाम से कितने सब्सक्रिप्शन आए और प्रीवियस ईयर के नाम से कितने सब्सक्रिप्शन आए। तो आपको क्लियरली पता है रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर करंट ईयर कितने हैं, तो वहाँ से कैलकुलेशन चालू करो। टोटल 55,000 आए थे, इसमें से 600 पिछले साल क्या हैं, 800 आगे आने वाले सालों क्या हैं, तो करंट ईयर में करंट ईयर के लिए कितना है 53,600। अब इसमें दो चीज़ें ऐड हो जाएंगी, अक्रूड फॉर करंट ईयर, करंट ईयर का अक्रूड जो स्पेसिफिकली दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर, करंट ईयर का अक्रूड है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2021, फॉर है 1000 ऐड कर दो और ऐड हो जाएगा एडवांस फॉर करंट ईयर रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। एडवांस फॉर करंट ईयर रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर दोस्तों वो है 500 रुपये का। पिछले साल एडवांस आया था पर है करंट ईयर, तो इनकम करंट ईयर के लिए तो इस साल ऐड होगा। इस साल 53,600 रिसीव हुआ इस साल के लिए, जिसमें से 1000 रिसीव हो जाना चाहिए था पर नहीं हुआ और 500 पिछले साल ही रिसीव हो गया था, तो वो इस साल जोड़ रहा हूँ। करेक्ट है। 53,600 में 1500 रुपये और जोड़ दूंगा, इस साल के जो अर्न सब्सक्रिप्शन है वो आ जाएंगे 55,100 के अर्नड सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन में हमसे मांगा क्या है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम फॉर 31 दिसंबर टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो क्रेडिट होगा 55,100 का, ये इनकम में लिख देंगे आप। करेक्ट है। मैं एक बार आपको बैलेंस शीट में कैसे आएगा ये भी बताना चाह रहा हूँ, ऑल्दो दैट इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन। लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, एसेट साइड में मैं लिखूंगा, एसेट साइड में मैं लिखूंगा अक्रूड सब्सक्रिप्शन। अक्रूड सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का अलग और प्रीवियस ईयर का अलग। दोस्तों करंट ईयर का अक्रूड सब्सक्रिप्शन कितना है, करंट ईयर का अक्रूड सब्सक्रिप्शन है 1000 का, और प्रीवियस ईयर का स्टिल अक्रूड कितना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए अक्रूड फॉर प्रीवियस ईयर बता रखा है, प्रीवियस ईयर के अक्रूड थे
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2020 के थे 800, इसमें से लेस कर दूंगा रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर प्रीवियस ईयर। करंट ईयर में प्रीवियस ईयर के लिए दोस्तों रिसीव हुए 600, तो 200 अभी भी बाकी है पिछले साल के आने, दिस इज स्टिल अक्रूड। करंट ईयर के तो 1000 बाकी हैं ही और 200 पिछले साल के बाकी हैं, तो टोटल बाकी है 1200। और लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर में रिसीव हुआ है अगले सालों के लिए दोस्तों, वो है 800 रुपये का। ये इतना और मांगा जा सकता है आपसे क्वेश्चन में, तो ये और मैंने कैलकुलेशन करके बता दी। इफ़ इट इज़ आस्क्ड तो ये करिएगा, अदरवाइज जाने दीजिएगा। अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं, तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ लेते हैं। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव, नाथ एंड नारायण वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:2:1। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। करेक्ट है। ऑन 30 सितंबर 2020 डेट क्या है? 30 सितंबर 2020 नाथ डाइड, एक पार्टनर की डेथ हो गई, एन की डेथ हो गई। ऑन दैट डेट हिज कैपिटल अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 5000। मरने वाले दिन डेबिट बैलेंस है, मतलब फर्म मांगती है इससे पैसे, देने कुछ नहीं है। देयर वॉज ऑल्सो अ डेबिट बैलेंस ऑफ 30,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे थोड़ी जाने देंगे, 30,000 के PNL अकाउंट का शेयर भी बेयर करना पड़ेगा इसको लॉस का। नाथ्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ was to be calculated on the basis of average profit of last 5 years which was 90,000। नाथ जिस साल में मरा उस साल कुछ दिन अलाइव रहा था, 30 सितंबर को मरा है दोस्तों, तो अप्रैल से 30 सितंबर 6 मंथ्स ये अलाइव रहा है। इन 6 मंथ्स का इसको प्रॉफिट का शेयर देना है। उसको निकालने के लिए क्या करना है? पिछले 5 साल का एवरेज लेना है, और 5 साल का एवरेज इन्होंने करके दे रखा है 90,000 है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ फर्म ऑन नाथ्स डेथ फॉर हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेयर टिल हिज डेथ। सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की डालनी है और किसी की नहीं डालनी है, ठीक है ना। तो चलिए हम तो PNL के डेबिट बैलेंस और उसकी भी डाल देंगे, नॉट अ बिग डील। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एंट्री डाल रहा हूँ जो PNL अकाउंट में डेबिट बैलेंस पड़ा है उसमें नाथ का शेयर। 3 पार्टनर है, तीनों को मिल जाएगा। एम्स कैपिटल अकाउंट DR, एन्स कैपिटल अकाउंट DR, और तीसरा वाला नारायण है तो उसको नारायण को नाज कैपिटल अकाउंट DR कर रहा हूँ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ठीक है। वो है दोस्तों 30,000 का। ये 30,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:2:1 में, 2 1 3 1 4, 30,000 डिवाइडेड बाय 4, 7,500 M के, 7,500 नारायण के, और इसके हो जाएंगे 15,000 रुपये। ये PNL अकाउंट का डेबिट बैलेंस शेयर करा दिया। इसके बाद डिसीज पार्टनर का इंटरिम पीरियड के लिए जो प्रॉफिट का शेयर होता है उसको देने की 2 एंट्री होती है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बट एक बात ध्यान रखिएगा, अगर रिमेनिंग पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर देते है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर देते, तब एंट्री डलेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग से। यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ तो मैं एंट्री कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DR टू एन्स कैपिटल अकाउंट। करेक्ट है, पर इसके लिए इसका शेयर निकालना पड़ेगा। 90,000 का प्रॉफिट है पिछले 5 साल का एवरेज, उसमें एन का शेयर, उसमें पीरियड अलाइव के लिए शेयर तो 6/12, 6 महीने अलाइव रहा था इंटरव्यू पीरियड, और उसमें फिर एन का शेयर है 2/4, दैट इज हाफ। तो 90,000 का हाफ 45,000, 45,000 का भी हाफ आपको 22,500 मिलेगा, 22,500 मिलेगा। करेक्ट है। एक एंट्री और डलेगी जो एन का फाइनल शेयर निकालना है, तो एन का फाइनल एन्स फाइनल अकाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैपिटल जो है इनकी डेबिट है 5,000 की, वो पैसे काटने इनके। करेक्ट। उसके बाद PNL अकाउंट जो था उसका डेबिट बैलेंस वो भी काटने इनके। PNL अकाउंट का डेबिट बैलेंस इसको बेयर करना है 15,000 रुपये, ये भी कट करने। करेक्ट। बट इंटरिम पीरियड का जो प्रॉफिट है वो देना है
और वो है 22,500 रुपीज़ का। नेट शेयर कितना आ रहा है? 30,000 तो लेने हैं इनसे और 22,500 देने हैं। 7,500 रुपये टेक्निकली नेगेटिव बैलेंस है इनका। तो फाइनल एंट्री जो डल जाएगी वो डल जाएगी एंज एग्जीक्यूटर अकाउंट DR। इससे मांगता हूँ, इसके एग्जीक्यूटर से पैसे मांगता हूँ मैं टू एंज कैपिटल। अब इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी है कि इसके बचे हुए एसेट से मेरे 7,500 रुपये वो चुकाए। आई क्या बात समझ में? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। लेट मी वंस चेक द आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का 22,500 से इन्होंने एंट्री डाली हुई। उसके अलावा क्योंकि कुछ मांगा नहीं था मैंने एक्स्ट्रा करके दिया ताकि अगर एग्जाम में मांगा जाता है तो आप प्रिपेयर्ड रहें। क्वेश्चन नंबर 6 तो सॉल्व कर रहा हूँ अभी मैं दोस्तों, तो उसके लिए पहले पेपर की तरफ आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहा हुआ है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ 12% डिबेंचर्स। करेक्ट है। नंदन लिमिटेड इशूड 90,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट 110%, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार है। एंट्री डल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी एंट्री है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इशू ऑफ 11% डिबेंचर विनोना लिमिटेड इशूड ₹80,000 11% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। यहाँ पे ₹80,000 है, ₹90,000 है और ₹80,000 है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकलेंगे? 90,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू 100, तो यहाँ 900 डिबेंचर हुए। और यहाँ पे 80,000 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ 800 डिबेंचर हुए। करेक्ट है, ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स है। करेक्ट। और अब इसकी एंट्री करनी है इशू की, और वाले पार्ट को बाद में पढ़ते हैं, पहले मैं ये पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ, इसकी जर्नल एंट्रीज डाल देता हूँ। करेक्ट। तो 6th पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 6th पार्ट, सबसे पहला जो केस है 6th का फर्स्ट, नंदन लिमिटेड इशूड 90,000 रुपीज़ 90,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट। तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 900 डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, बट इशू प्राइस क्या रहेगी? 100 रुपये का डिबेंचर है, 5% डिस्काउंट यानी 5 का डिस्काउंट, तो इशू प्राइस रहेगी 95 की। 900 इंटू 95, 85,500, 85,500 ये डिबेंचर को इशू करने की एंट्री, फर्स्ट एंट्री। करेक्ट है। सेकेंड एंट्री, बैंक में पैसा रिसीव हुआ, अब ये पैसा हमें अलोकेट करना पड़ेगा। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR। पहले इशू निपटा रहा हूँ। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR टू, कितना परसेंटेज डिबेंचर है? डिबेंचर दे रखे हैं 12% डिबेंचर अकाउंट। दोस्तों 85,500 आया है, डिस्काउंट है 900 डिबेंचर पे 5 रुपये का, 4,500 का डिस्काउंट है और 90,000 से डिबेंचर बनने चाहिए थे। करेक्ट। इसके बाद रिडम्शन पे प्रीमियम है, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडम्शन के लिए कहा हुआ है रिडम्शन पे प्रीमियम है 10% की, तो 100 रुपये के डिबेंचर पे 10% की प्रीमियम यानी 900 इंटू 10, 9,000 की प्रीमियम ऑन रिडम्शन हो जाएगी। जितना भी प्रीमियम ऑन रिडम्शन में होता है वो ऊपर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 9,000 रुपये का। अगर डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू यानी प्रीमियम और रिडम्पशन साथ में है तो आप इन दोनों को मिलाकर 13,500 भी लॉस ऑन इशू में डेबिट कर सकते थे, वो भी एक्सेप्टेबल आंसर होता। एक फॉर्मेलिटी की एंट्री आप और ज़रूर पास कर लीजिएगा, जो भी लॉस है उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ कर दीजिएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू लॉस ऑन इशू अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन इशू। ठीक है, जितने भी हैं, लॉस ऑन इशू 9,000 रुपये का है और डिस्काउंट ऑन इशू 4,500 का है।
4,500 का, तो टोटल हुआ ये 13,500 का। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये 1 2 3 एंट्री हो गई इन फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट पे हमने 80,000 डिवेंचर इशू किए विनोना लिमिटेड ने। 11% के 100 रुपये का एक, 5% की प्रीमियम पे किए और रिडीम भी प्रीमियम पे हो रहा है। तो फर्स्ट एंट्री डलेगी सेम, बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पे डिवेंचर इशू हुए हैं हमारे 880,000 है वो, क्योंकि तो 800 इशू हुए हैं। 800 इंटू इशू प्राइस, इशू प्राइस है 5% की प्रीमियम है, मतलब 105। 800 इंटू 105 या गया 84,000 रुपीज़। करेक्ट है। अब इस पैसे को अपोर्शन करना है। ये फर्स्ट एंट्री डली थी। सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू, पहले इशू खत्म करूंगा, टू 11% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 84,000 रिसीव हुआ है आपको पैसा, बट कैपिटल डिवेंचर का जो फंड है, डिवेंचर का जो लाइबिलिटी है, वो आप सिर्फ 100 रुपये से बनाएंगे। 800 इंटू 100, करेक्ट है, दैट इज़ 80,000। और बचा हुआ जो 4,000 है वो प्रीमियम आ जाएगा। रिडम्शन पे भी आपको प्रीमियम देनी है, तो वो POR में क्रेडिट हो जाएगा। रिडम्शन की प्रीमियम कितनी है? 800 डिवेंचर पे, और प्रीमियम है 10% की, तो 10 रुपये की प्रीमियम हो गई। 8,000 रुपये इधर आ जाएंगे, और जितना प्रीमियम ऑन रिडम्शन में है वो ऊपर लॉस ऑन इशू अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 8,000 रुपये का। एक फॉर्मेलिटी की एंट्री तीसरे नंबर की, जो कि है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू लॉस ऑन इशू अकाउंट, 8,000 रुपये से। करेक्ट है। एंड दिस पार्ट इज डन। अब इसका ऑल्टरनेटिव पार्ट पहले पढ़ लेता हूँ, फिर सॉल्व करता हूँ आपके लिए। 6th क्वेश्चन के अंदर चलते हैं और ऑल्टरनेटिव पार्ट की तरफ देखते हैं। ऑल्टरनेटिव पार्ट है, एक्स लिमिटेड हैड ₹5 लाख 10% डिवेंचर। ₹5 लाख के 10% डिवेंचर है आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 जनवरी 2021। ड्यूरिंग द ईयर इट टुक अ लोन ऑफ ₹4 लाख, 4 लाख का लोन लिया फ्रॉम विजया बैंक एंड प्लेस डिवेंचर ऑफ ₹5 लाख एज कोलेट्रल। 5 के तो पहले से थे, 5 लाख का और कोलेट्रल क्या। दैट्स अ वेरी गुड चॉइस कंपेयर टू द अदर वन। ये बहुत छोटा है। पास जर्नल एंट्रीज एंड शो हाउ बैंक लोन एंड डिवेंचर्स विल अपीयर इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर। वेरी सिंपल दिस क्वेश्चन इज। जर्नल एंट्री पास करनी है। हमने कोलेट्रल की तरह डिवेंचर इशू किए, तो उसकी जर्नल एंट्री एक डल जाएगी। एक तो लोन लेने की एंट्री डलेगी दोस्तों, इंक बदल देता हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट तो लोन लेने की एंट्री डलेगी, जो विजया बैंक से लोन लिया है उसकी एंट्री डलेगी बैंक अकाउंट DR टू लोन फ्रॉम विजया बैंक। लोन हमने 4 लाख का लिया, इस बात का ध्यान रखना। कोलेट्रल ऑफ कोर्स लोन के अमाउंट से ज़्यादा ही दिया जाएगा। ये तो 4 लाख का लोन लिया हमने, करेक्ट है क्या। इसके बाद सेकेंड एंट्री, इसके अगेंस्ट डिवेंचर इशू किए, तो उसकी एंट्री क्या डल जाएगी। उसकी एंट्री, अच्छा डेट भी दे रखी है तो डेट डालिए। डेट दे रखी है 1 जनवरी 21। 1 जनवरी 21 को ही कोलैटरल डिवेंचर आ जाएंगे, तो उसकी एंट्री डलेगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट DR। बहुत इजी मार्क्स हैं ये। 2% डिवेंचर, 10% डिवेंचर अकाउंट। कोलैटरल जो दिया है दोस्तों वो 5 लाख का दिया है, तो 5 लाख से एंट्री कर दूंगा मैं इसकी। करेक्ट है, डन, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इन्होंने कहा है कि बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन भी दिखाओ, तो मैं बैलेंस शीट बना देता हूँ। कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, ऑफकोर्स एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3
पार्ट 1 फर्स्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, पर्टिकुलर्स, नोट्स टू द अकाउंट एंड अमाउंट। इसमें फर्स्ट पार्ट होता है हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर फर्स्ट जो हेडिंग आती है वो आती है शेयर होल्डर्स फंड। करेक्ट है। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आती है बहुत सारी चीज़ें, शेयर कैपिटल, पर वो अभी लिखनी नहीं। सेकंड में आ जाऊँगा नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आता है फर्स्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट्स टू दी अकाउंट नंबर 1 मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। अब नोट्स प्रिपेयर करेंगे। नोट्स के अंदर फर्स्ट देखिए 10% डिबेंचर जो पहले से है मेरे पास 5 लाख रुपए के, सबसे पहले तो वो लिख दो आउटर कॉलम में। करेक्ट है। फिर आ जाएंगे 10% डिबेंचर एज कोलैटरल। करेक्ट है। कोलैटरल की तरह मैंने इस बार और 5 लाख के इशू किए हैं, पर ये इनर कॉलम में ही लिखे जाएंगे। इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा डिबेंचर सस्पेंस 5 लाख रुपीस का। आउटर कॉलम में आ जाएगा नील। करेक्ट है। और फिर जो लोन है विजया बैंक लोन 4 लाख रुपए का, वो भी आउटर कॉलम में आ जाएगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मेरी 9 लाख रुपए की आएगी। ये जो कोलैटरल पे डिबेंचर इशू में, इस पे कोई इंटरेस्ट पेएबल नहीं है, बट जो ये नए डिबेंचर्स हैं मेरे, पुराने डिबेंचर जो है मेरे 5 लाख के, उस पर इंटरेस्ट पेएबल है। और विजया बैंक का जो लोन है उस पर तो ऑफकोर्स इंटरेस्ट पेएबल होगा ही। चलिए दोस्तों, अब हम फिर से चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। और अब हम 6th क्वेश्चन के दोनों पार्ट मैंने कर लिए हैं। अब मैं 7th क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। 7th क्वेश्चन क्वाइट अ बिग वन। EFG लिमिटेड, ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है हमारा। EFG वर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का। 31 मार्च 21 को इनकी फर्म डिसॉल्व कर दी। डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है ये। ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वॉज एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट दे रखी है। लाइबिलिटी साइड में कोई रिजर्व नहीं है, बस एक पार्टनर जी जो है उसकी कैपिटल एसेट साइड में आ रही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्लोज होने वाला एलिमेंट होता है, और कुछ भी नहीं है। नीचे लिखा है एफ वॉज अपॉइंटेड टू अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड किया 5,000 रुपये का, बिल्कुल दे देंगे उसे। एफ अग्रीड टू बेयर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो डिसोल्यूशन के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो एफ बेयर करेगा। तो एफ ही बेयर कर रहा है और एफ ही पे कर रहा है, तो मैं कोई एंट्री नहीं डालूंगा। अगर बेयर एफ को करने फर्म ने पे किया तो मैं एंट्री कर दूंगा एफ कैपिटल टू बैंक, अगर होता है वैसा। तो एसेट्स ने कुछ इस तरीके से रियलाइज किया। सबसे पहले दोस्तों सबसे नीचे पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन में आखिर मांगा क्या है। हमसे रियलाइजेशन का अकाउंट मांगा है या जर्नल एंट्रीज मांगी है। तो नीचे देखिए इन्होंने कहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर डिसोल्यूशन इन दी बुक्स ऑफ फर्म। तो डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एक बार एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसकी मैं जर्नल एंट्री पहले पास कर लेता हूँ, फिर पढ़ूंगा कि इन्होंने कितना कितना रियलाइज़ किया। करेक्ट। तो अभी 7th क्वेश्चन की एंट्री पास कर रहा हूँ। जर्नल, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट जर्नल एंट्री सारे एसेट्स क्लोज करूँगा। रियलाइजेशन अकाउंट DR टू सन्ड्री एसेट्स, लिस्ट आउट कर रहा हूँ इनको। सन्ड्री एसेट्स में आ जाएंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग है 1 लाख रुपए की दोस्तों। टू फर्नीचर, फर्नीचर है 50,000 रुपीज़ का। टू मशीनरी, मशीनरी है 90,000 रुपीज़ की। टू डेटर्स, डेटर्स हैं 36,500 के। करेक्ट। बैंक क्लोज नहीं होता, कैश क्लोज नहीं होता, अक्यूमुलेटेड लॉसेस क्लोज नहीं होते, गुडविल क्लोज होती है रियलाइजेशन में, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है। 1,50,000 प्लस 90,000 प्लस 36,500,
टोटल रियलाइजेशन में डेबिट हो जाएगा 2,76,500। सेकंड, अब सारी लाइबिलिटीज क्लोज कर देता हूँ, दो ही एलिमेंट है क्लोज करने को। क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट, करेक्ट है। क्रेडिटर्स 45,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 17,000, 45 प्लस 17,000 क्लोज हो जाएगा ये 62,000 पे, करेक्ट है। अब जैसे जैसे इनके रियलाइजेशन के बारे में कहा हुआ है वैसे वैसे मैं एंट्री करता जाऊंगा, तो पढ़ता जाता हूँ। पहले तो दे कितना कितना रखा है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर 1,08,900, इसकी एंट्री डल जाएगी रियलाइजेशन टू कैश, इसकी एंट्री डल जाएगी कैश टू रियलाइजेशन, यानी बैंक टू रियलाइजेशन, क्योंकि क्वेश्चन में बैंक दे रखा है इधर, है ना। उसके बाद है फर्नीचर वॉज सोल्ड एट 25% ऑफ बुक वैल्यू, इसकी एंट्री भी डल जाएगी बैंक टू रियलाइजेशन, 25% ऑफ बुक वैल्यू, तो ये 1,08,900 रुपये दे रहा है। इसके कितने पैसे रियलाइज़ हो रहे हैं ये भी लिख देता हूँ। फर्नीचर के 50,000 का फर्नीचर है, पर 25% ऑफ बुक वैल्यू पे ही बेचा गया, दैट इज इट। फर्नीचर वॉज सोल्ड एट 25% ऑफ बुक वैल्यू, नॉट 25% लेस देन द बुक वैल्यू, 25% ऑफ बुक वैल्यू, तो 12,500 इसके रियलाइज हो जाएंगे। मशीनरी वॉज सोल्ड एज स्क्रैप फॉर 9,000, इसके 9,000 आ गए, और सारे डेटर से रियलाइज हो गया, तो डेटर से रियलाइज हो गया 36,500 रुपये। अब इन सब की या तो मैं 3 एंट्री डाल लूँ या एक कंबाइन एंट्री डाल लूँ, तो एक कंबाइन एंट्री डाल लेता हूँ, बैंक टू रियलाइजेशन, काम खत्म होगा, ठीक है ना। तो थर्ड एंट्री बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स के नाम से ये एंट्री कर दूंगा। पैसे जोड़ लेता हूँ दोस्तों एक बार ऊपर जाके वापस, 12,500 प्लस 1,08,900 प्लस 36,500, टोटल 1,57,900 रियलाइज हो रहा है। 1,57,900, 1,57,900। चौथी एंट्री लाइबिलिटीज़ के पेमेंट के लिए पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रखा है लाइबिलिटीज़ के लिए। क्रेडिटर्स वर पेएबल, ऊपर चल के एक बार, क्रेडिटर्स वर पेएबल ऑन एन एवरेज ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। 3 महीने बाद पेमेंट करना होता है, पर हम तो अभी पे कर रहे हैं क्योंकि हम तो दुकान बंद कर दी, अब 3 महीने वेट करके क्या करेंगे। ऑन डिस्चार्जिंग क्रेडिटर्स ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन दे अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 5%, पर ध्यान देना 5% के आगे पर एनम मेंशन नहीं है, तो सीधा 5% का डिस्काउंट। ये 3 महीने यूं ही कह रखा है मेरे को, काम के नहीं मेरे लिए। अगर रेट पर एनम हो तो टाइम मैटर करता है ना, रेट पर एनम है नहीं तो टाइम क्यों मैटर करेगा, करेक्ट है ना। तो कितना है क्रेडिटर्स पेएबल, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है, क्रेडिटर्स को पे करना है 45,000 रुपये, ठीक है क्या। अब 45,000 में से वो मुझे 5% का डिस्काउंट दे देंगे, 2250 का, माइनस इक्वल टू क्रेडिटर का पेमेंट करना है 42,750 का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए क्वेश्चन ने कुछ कहा नहीं, तो वो पार वैल्यू पे हो जाएंगे 17,000। तो टोटल जो पेमेंट हो रहा है लाइबिलिटी का वो हो रहा है 59,750 का, 59,750। तो उसकी एंट्री डाल देता हूँ अब जाके, पूरी लाइबिलिटीज़ की एक साथ एंट्री डल जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, कितना 59,700, 59,750, I beg your pardon, 59,750, 59,750। ये क्या हो गया, पेमेंट हो गया लाइबिलिटीज़ का, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेट फिगर देखना है रियलाइजेशन का, कि इसमें गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। आइए चेक करते हैं। रियलाइजेशन यहाँ डेबिट है 2,76,500 से, यहाँ क्रेडिट है 62,000 से, यहाँ क्रेडिट है 157,900 से, और यहाँ डेबिट है 59,750 से। आइए नेट कर लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना है और क्रेडिट कितना है, सारे डेबिट्स की टोटल कर लेता हूँ।
276,500 से डेबिट है, फिर 59,750 से डेबिट है, 2 बार डेबिट है, टोटल डेबिट है 336,250 का। अब क्रेडिट देखते हैं, क्रेडिट है 62,000 और फिर है 157,900 का, टोटल क्रेडिट है 2,19,900 रुपीज़ का। करेक्ट है, ठीक है। इनका डिफरेंस ले लेते हैं, -336,250, तो 1,16,350 रुपये से रियलाइजेशन को क्रेडिट करना पड़ेगा, मतलब पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। 3 पार्टनर हैं, ईज कैपिटल अकाउंट DR, एफ्स कैपिटल अकाउंट DR, तीसरा पार्टनर जी है, जीज कैपिटल अकाउंट DR, टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का लॉस है 1,16,350 और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 में, दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड। तो -5 इधर आ जाएगा 23,270 इंटू 2 46,540 एंड 46,540। ये रियलाइजेशन के लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया दोस्तों। अब कुछ पार्टनर्स कैपिटल की छोटी मोटी एंट्रीज हैं, वो कर लेता हूँ। तो पार्टनर्स कैपिटल की दोस्तों बेसिकली एक ही एंट्री है, 6th एंट्री जो मुझे करनी है वो है P&L अकाउंट का जो एसेट साइड में अक्यूमुलेटेड लॉस दिया हुआ है 10,000 रुपये का, वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। तो उसकी एंट्री डल जाएगी ईज कैपिटल, एफ्स कैपिटल, जीज कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ईज कैपिटल अकाउंट DR, एफ्स कैपिटल अकाउंट DR, जीज कैपिटल अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा 10,000, करेक्ट है, और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2:2:1 में, 2 2 4 1 5, 10,000 डिवाइड बाय 5 2,000, और ये आ जाएगा 4,000 और 4,000, करेक्ट है। अब एक काफ़ी मेहनत वाली एंट्री कि इन पार्टनर्स का फाइनल पेमेंट कितना हो रहा है। या तो उसके लिए आप पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो मेमोरेंडम में, या रफ में कैलकुलेट करो प्लस माइनस करके। मैं एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के बता देता हूँ, इन केस अगर वैसा क्वेश्चन आपसे डिमांड भी कर लिया जाता है एग्जाम में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ क्योंकि एक एंट्री डलेगी पार्टनर्स कैपिटल टू कैश बैंक उसके लिए, पर ये इतना ढंग से नहीं बनाएंगे हम EFG, क्योंकि मांगा नहीं है एग्ज़ाम में, है ना। ये सिर्फ एंट्री के लिए बनाया जा रहा है। बाय बैलेंस, E का बैलेंस है 1,30,000, F का बैलेंस है 1 लाख और G में डाल दीजिए डैश। यहाँ आ जाएगा 2 बैलेंस। एक जो पार्टनर है G, उसकी कैपिटल नेगेटिव चल रही है 500 रुपये की। इधर आ जाएगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा 4,000 4,000 और 2,000, 4,000 4,000 और 2,000, करेक्ट है। डिसोल्यूशन का जो लॉस हुआ, पर डिसोल्यूशन के लॉस से पहले वन मोर थिंग, F को अपॉइंट किया था डिसोल्यूशन के लिए और उसका रेमुनरेशन है कितने का, 5,000 का, तो उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी हमें। उसकी एंट्री डलेगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू एफ्स कैपिटल, करेक्ट है ना। F की कैपिटल कितनी, 5,000 रुपये से। दोस्तों ये एंट्री डलने के बाद डिसोल्यूशन का लॉस हमने टेक्निकली थोड़ा जल्दी बांट दिया, 5,000 से वो लॉस और बढ़ जाएगा, करेक्ट है ना। तो 5,000 से उस लॉस को बढ़ा देते हैं। दोस्तों रियलाइजेशन का जो डेबिट है उसका टोटल है 341,250 का, और जो क्रेडिट है उसका टोटल है 228,900 का। तो बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा है 341,250 माइनस 228,900, तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1,12,350 रुपये का। इससे रियलाइजेशन को क्रेडिट करना है। 1,21,350 की जगह ये 1,12,350 है, गलत हो गया था पहले। और ये PSR में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5, तो G का आ जाएगा 22,470 इंटू 2, तो 44,940 है E का और 44,940 है F का।
डिसोल्यूशन इनका जो अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल, उसमें रियलाइजेशन का जो लॉस है वो इनसे बेयर करवा लेता हूँ। रियलाइजेशन 44,940, 44,940 और तीसरे वाले का जो है वो है दैट इज़ 22,470, 22,470। एक जो एंट्री डली है रियलाइजेशन टू एफ्स कैपिटल, तो एफ की कैपिटल में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन। एफ को मैं पैसे दूंगा डिसोल्यूशन करने के 5,000 रुपये का कमीशन, उससे क्रेडिट कर देंगे इसकी कैपिटल को, और अब जो भी बच रहा है वो कैश या बैंक के थ्रू पे हो जाएगा। तो टू बैंक, ई और एफ को तो पेमेंट मिलता दिख रहा है, बट जी को पेमेंट और लाना पड़ेगा फर्म के अंदर पैसा, क्योंकि उनकी कैपिटल नेगेटिव चल रही थी। करेक्ट है। 1,30,000 माइनस 4,000 माइनस 44,940, 81,060। 1,00,000 माइनस 4,000 माइनस 44,940, 51,060। और यहाँ पे 500 प्लस 2,000 प्लस 22,470 माइनस 5,000 रुपये कमीशन के 19,970 आपको फर्म को लाकर देने पड़ेंगे। तो 8th एंट्री एक बार जी से पैसे मंगवा लेता हूँ। बैंक अकाउंट DR टू जीज कैपिटल, दैट इज 19,970। और 9th एंट्री डल जाएगी इन दोनों को पेमेंट करने की। पेमेंट करने की एंट्री डल जाएगी EF टू बैंक, E's कैपिटल अकाउंट DR, F's कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। 81,060 रुपीज़, 51,060 रुपीज़, और इनकी टोटल कर लेता हूँ। 8160 प्लस 5160 टोटल हो जाएगा 1,32,120 रुपये का पेमेंट। 1,32,120, 81,060 और बी का जो है वो 56,060, एफ का जो है वो 56,060 आ रहा है। एफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या डिसोल्यूशन करवाने की? वो एक्चुअली इट वाज एफ, तो मैंने ये जी की कैपिटल में क्रेडिट कर दिया, गड़बड़ हो गई है। ये एक और इधर 5,000 हो जाएंगे, तो ये 51,000 की जगह 56,000 का पेमेंट हो जाएगा। ये 56,000 का पेमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, और इसका जो है वो 19,970 में 5,000 और जोड़ दो, इसको करना पड़ेगा 24,970 का पेमेंट फर्म को। ये एंट्री जो है ये 24,970 से आ जाएगी। 24,970 गलत पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट कर दिया था, डन। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था ये फॉर अ 5 मार्क क्वेश्चन। आई वोंट सजेस्ट यू टू मेक अ चॉइस। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो डिसोल्यूशन की अगर 5 एंट्री आ जाती है सीधी सीधी तो वो चॉइस ले लो, बाकी इसको चुनना बहुत ही खतरे का काम है। करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका चॉइस है हमारा, और जो कि है रिटायरमेंट से। एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं। करेक्ट। तो क्वेश्चन XYZ पार्टनर है, 5:3:2 का रेशियो है। 31 मार्च 2021 को इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में अगर देखूँ तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है और PNL अकाउंट का बैलेंस भी है। एसेट साइड में कोई अक्यूमुलेटेड लॉस वगैरह तो दिख नहीं रहा है। ऑन द अबव डेट वाई रिटायर हो गया, एक्स और वाई ने कंटिन्यू करने का डिसाइड किया फॉलोइंग टर्म्स में। मुझे क्या कहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेता हूँ और सारी जो लॉसेस हैं
और गेन्स हैं ड्यू टू रीवैल्यूएशन उनको रिकॉर्ड करता चलता हूँ। तो आप क्वेश्चन पेपर अपने पास हैंडी रखिएगा, मैं वहीं से पढ़ के रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट पढ़ता जाता हूँ। सबसे पहले देयर वॉज अ क्लेम ऑफ 4,000 फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन का कोई रिजर्व नहीं है, तो पूरा ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इसी बार का लॉस हो गया। 4,000 रुपये का डेबिट कर दूंगा, नुकसान हो गया। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स वॉज टू बी रिड्यूस्ड बाय 1,000, अभी 3,000 का बना हुआ है, इसको रिड्यूस करने को कहा है तो फ़ायदा हो गया मेरे। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 3,000 का था, 1,000 रिड्यूस्ड बाय 1,000, तो 1,000 से रिड्यूस करना है। 2 बोला होता तो 2,000 का फ़ायदा हो जाता, 1,000 से बोला है तो इतने का फ़ायदा हो गया, करेक्ट है। एंड फिर उसके बाद बोला हुआ वाई विल बी पेड 8,200 इन कैश और रिमेनिंग उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ईयरली इंस्टॉलमेंट 10%, उसका भी मेरे कोई मतलब है नहीं। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ ख़त्म होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3,000 का रीवैल्यूएशन का लॉस में भेज देता हूँ, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा मैं PSR में बैलेंस अपने पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, अभी नहीं कर रहा, करेक्ट। चलिए इसके बाद हमसे मांगा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, 3 पार्टनर हैं, तीनों का एक एक कॉलम XYZ, पर्टिकुलर्स XYZ। सबसे पहले इनका बैलेंस उतार देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, आप क्वेश्चन पेपर में देखिएगा प्लीज़, 50,000, 40,000 और 20,000, करेक्ट। इसके बाद इसमें बैलेंस शीट की पहले क्लीनिंग कर लेता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज वेंज आ नहीं रहा, तो पूरा का पूरा फंड डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। 10,000 का फंड है दोस्तों, PSR है 532, यानी 10 डिवाइडेड बाय 10, 1,000 रुपये, 5,000, 3,000 और 2,000। ईजी कैलकुलेशन। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी है 40,000 का, 40,000 डिवाइड बाय 10, 4,000, 4,000 इंटू 5 20,000, 4,000 इंटू 3 12,000 और 4,000 इंटू 2 8,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस भी मैंने इन तीनों को दे दिए। एसेट साइड में कोई अक्यूमुलेटेड लॉस वगैरह नहीं है। जो रीवैल्यूएशन का लॉस हुआ है वो इनकी कैपिटल में डेबिट कर देता हूँ। 2 रीवैल्यूएशन 3,000 रुपये का था, PSR में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 3,000 डिवाइड बाय 10 300, 300 इंटू 5 300 इंटू 5 1,500, 300 इंटू 3 900 और 300 इंटू 2 600। ये रीवैल्यूएशन का जितना भी लॉस है ये भी इनको बेयर करवा लिया। अब वाई जा रहा है तो वाई को कैश दे देते हैं। क्वेश्चन में कह रखा है वाई को इमीडिएटली देने 8,200 रुपये। दोस्तों पार्टनर वाई रिटायर हो रहा है तो पार्टनर वाई को गुडविल भी देनी पड़ेगी, वो देंगे गेनिंग पार्टनर बाय एक्स बाय जेड, उसकी एंट्री डलेगी एक्स कैपिटल जेड कैपिटल टू वाई कैपिटल। उसके लिए हमें गुडविल प्रोवाइड करी हुई है, क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है 51,000 की। इससे वाई का शेयर निकालते हैं, वाई शेयर फॉर गुडविल इज इक्वल टू 51,000 इंटू वाई का PSR। वाई का PSR है 3/10, 51,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3, इसका गुडविल का हिस्सा आता है 15,300। ये जाएगा एक्स और जेड के बीच में उनके गेनिंग रेशो में, और उनका न्यू शेयर अपडेटेड है तो मुझे गेनिंग रेशो भी निकालना पड़ेगा। ओल्ड रेशो है इनका 5:3:2। न्यू रेशो वाई तो रिटायर हो रहा है, न्यू रेशो है इनके बीच में 3:2, करेक्ट है। न्यू माइनस ओल्ड करना पड़ेगा तो x का 3/5 माइनस 5/10, LCM हो जाएगा 10 का, 5 2 10, 3 2 6 माइनस 5 1/10। इसका आ जाएगा मतलब 2/10, बट फिर भी हम कैलकुलेट करते हैं। z का न्यू है 2/5 माइनस ओल्ड है 2/10, LCM हो जाएगा 10 का, 5 2 10, 2 2 4 माइनस 2 2/10। गेनिंग रेशो हो गया 1:2 का, मतलब ये जो 15,300 है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन
एक्स एंड जेड इन द रेशो 1:2, डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 3, तो 5100 तो आ गया एक्स का, माइनस 15,300, 10,200 आ गया जेड का। तो यहाँ आ जाएगा बाय एक्स बाय जेड, एक्स का लिख देंगे 5100 और जेड का लिख देंगे 10,200, और यहाँ पर इसकी एंट्री डल जाएगी 2z कैपिटल, और x की कैपिटल में से मैं कट कर दूंगा 5100 क्योंकि इतने प्रीमियम के उन्हें देने हैं, और z की कैपिटल में से मैं कट कर दूंगा 10,200 क्योंकि इतने प्रीमियम के z को देने हैं। अब जो बचा हुआ पैसा है वो y के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, y का जितना भी बनता है, और बाकियों का बैलेंस कैरी डाउन कर दिया जाएगा। करेक्ट है क्या? ऑल राइट, यस। तो x का कैलकुलेट करता हूँ, 55,000 प्लस 20,000 75,000 माइनस 1,500 माइनस 5,100 68,400। y का निकालते हैं 43,000 प्लस 12,000 प्लस 5,100 प्लस 10,200 माइनस 900 माइनस 8,200, 61,200 जो है वो इनके लोन अकाउंट में जाएगा। लेट मी चेक, 61,200 लोन अकाउंट में एकदम परफेक्ट है। 22 प्लस 8 30,000, और इसमें से माइनस हो जाएगा 600, माइनस हो जाएगा 10,200, 50,400 जो है, ओह 30,000 माइनस 600 माइनस 10,200, 19,200 बचेगा z का। y का कोई बैलेंस आएगा नहीं, टोटल लिख देता हूँ 75,000, इधर 30,000, एंड फॉर y इट इज़ 70,300। इतना ही मांगा था हमसे दोस्तों, तो ये अभी हमारा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। बैलेंस शीट हमें बनाने को कहीं नहीं है, तो हम वो प्रिपेयर करेंगे भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर पेपर 8th क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 8th क्वेश्चन में हमें क्या करने को कहा है। ऊपर चलता हूँ और 8th क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है। 8th क्वेश्चन, श्रुति लिमिटेड बॉट द बिजनेस ऑफ शिनके लिमिटेड ऑन 1st April 21 consisting of sundry assets 5,60,000, creditors 1,00,000 फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख। देखो दोस्तों, 5,60,000 के एसेट्स आए और 1 लाख की जो आई हमें लाइबिलिटीज आई, तो बिजनेस की जो नेट वर्थ बन रही है, नेट वर्थ बन रही है 4,60,000 रुपये की। ऑफकोर्स उसके बदले हमने परचेज कंसिडरेशन दी है 5 लाख रुपए की, मतलब गुडविल के पैसे दिए 40,000 रुपये। पहला क्वेश्चन पूछा है, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन पूछे हैं, डिफरेंस बिटवीन परचेज कंसिडरेशन एंड नेट एसेट्स विल रिप्रेजेंट 40,000 एज गुडविल। बात खत्म, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि 1 लाख कैश में पे हुआ और बैलेंस 6% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच में पे हुआ, और वो इशू हुए 25% की प्रीमियम पे 5th अप्रैल को, और 5 साल बाद 5% की प्रीमियम पे रिडीमेबल है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड, तो देखो मेरे को परचेज कंसिडरेशन चुकानी कितनी है। परचेज कंसिडरेशन मेरे को चुकानी है 5 लाख की, जिसमें से मैंने 1 लाख रुपए तो कैश दे दिया, तो पेएबल इन डिवेंचर्स कितनी हुई? पेएबल इन डिवेंचर्स हुई 4 लाख की परचेज कंसिडरेशन, और ये 4 लाख इशू हो रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, मतलब परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा, तो 4 लाख डिवाइड बाय 125, तो नंबर ऑफ शेयर जो है वो 3200 इशू करना है। करेक्ट है। उसके बाद का हुआ है, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन 3,006% डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी आफ्टर 1 ईयर। डिवेंचर जो कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह इशू होते हैं उन पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता बॉस। कोलैटरल है, वो तो एक्चुअली इशू हुए ही नहीं है, मैंने तो लोन दिया है, एक्चुअली तो इशू तो होंगे जब मैं लोन में डिफॉल्ट करूंगा, उन पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जर्नल एंट्री फॉर इशूइंग डिवेंचर्स टू बैंक फॉर इशूइंग कोलैटरल सिक्योरिटी, सिंपल सी नीचे पढ़ लेते हैं एक बार, कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए डिवेंचर दिए कितने, तो
It also took 7% bank loan amounting to rupees 2 lakh and issued 3006% debentures as collateral. तो 3 लाख रुपए के कोलेट्रल डिबेंचर इशू किए हैं. डिबेंचर को कोलेट्रल तक इशू करने की जर्नल एंट्री डलेगी डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर 3 लाख रुपए. तो डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर 3 लाख रुपए. अभी इस क्वेश्चन में पहले हमने किया भी था, बैलेंस शीट भी बनाई थी. बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर भी मांगा. एसपीआर का बैलेंस कितना रहेगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखिए, सबसे पहले तो मैं जो 3200 डिबेंचर्स इशू कर रहा हूँ और उस पर 25 रुपये पर डिबेंचर जो कोलेट्रल जो कंसिडरेशन अदर देन कैश डिबेंचर दे रहा हूँ 3200, उस पर 25 रुपये पर शेयर मेरी प्रीमियम होगी. तो 3200 इंटू 25 रुपये, 3200 इंटू 25, 3200 इंटू 25 मेरी 80,000 रुपये की प्रीमियम आ रही है. करेक्ट है, 80,000 रुपये की प्रीमियम आ रही है. क्या मेरे को कोई लॉस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर कोई डिबेंचर इशू करते वक्त? तो बिल्कुल हुआ है. देखिए, ये डिबेंचर ना जो मैं 3200 इशू कर रहा हूँ ये रिडीमेबल भी हैं. भूलना मत इस लाइन को. रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स एट 5% प्रीमियम. 5% की प्रीमियम पे रिडीमेबल भी है. कितने हैं ये? 100 हैं. 5% की प्रीमियम पे रिडीमेबल है, मतलब 5 रुपये पर डिबेंचर प्रीमियम हुई रिडम्शन की इंटू 3200. 16,000 की प्रीमियम ऑन रिडम्शन है, मतलब 16,000 का लॉस ऑन इशू है. तो वो लॉस ऑन इशू यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो 80,000 माइनस 16,000, 64,000 रुपये का क्या आ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में बैलेंस बचेगा 64,000 का. आंसर्स एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ इसके, फिर हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, 40,000 की गुडविल नील ट्रांसफ़र होगा और डिबेंचर सस्पेंस की 3 लाख की एंट्री और 64,000 इसमें बचेगा. सारे एकदम परफेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 9 रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट दे रखा है हमें और हमें बनाने के लिए नीचे क्या कहा है वो मैं पढ़ लेता हूँ. हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है. कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है. एक काम करते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. क्वेश्चन आप अपने पास ओपन रखिएगा और वहीं से रेफ़र करते रहिएगा. मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 ऊपर ही सॉल्व हो गया हमारा, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा. रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट दे रखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट स्टार्ट करते हैं. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 21. एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट. फॉर्मेट बना लिया. अब सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ूंगा. सबसे पहले क्या रखा है? द क्लब हैड 400 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 150. कितने मेंबर है, कितने और हर मेंबर कितना सब्सक्रिप्शन दे रखा है ये बता रखा है. तो सब्सक्रिप्शन अर्न तो 1 सेकंड में निकल गए भाई. 400 मेंबर इंटू 150 पर मेंबर, 60,000 के सब्सक्रिप्शन अर्न आ गए, है ना. हमको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो अक्रूड सब्सक्रिप्शन निकाल के मुझे कुछ मिलेगा तो है ही नहीं, क्योंकि तो बैलेंस शीट का एलिमेंट है, तो उसे जाने देंगे. कह रखा है सैलरीज इंक्लूडेड 3150 फॉर ईयर 1920. टू सैलरीज यहाँ आएगा, उसका वर्किंग नोट बना देता हूँ. सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो पे किए हैं वो रिसिप्शन पेमेंट के पेमेंट में दे रखी हैं. सैलरीज पे करी है मैंने 42,500 की. उसमें कह रखा है इंक्लूडेड 3150 फॉर 1920. 1920 पिछला ईयर है, लेस पेड फॉर प्रीवियस ईयर. माइनस कर दो, इस साल के लिए तो पे करी नहीं. 3,150 रुपये माइनस हो जाएगी. उसके बाद कह रखा है एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द ईयर 2020-20 4250 ऐड हो जाएंगी. आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 2020-21 करंट ईयर है,
इस साल के आउटस्टैंडिंग मतलब खर्चा इस साल का है पर पेमेंट नहीं किया, तो जोड़ो ऊपर वाले 42,500 में ये 4,250 रुपये पे किए ही नहीं, ये ऐड हो जाएंगे। 42,500 सैलरी से रिलेटेड और कोई जानकारी नहीं है दोस्तों, तो 42,500 माइनस 3,150 प्लस 4,250, इस साल की जो इंकर्ड सैलरी है, जो खर्ची हुई सैलरी है, वो 43,600 की है, वो यहाँ मैं डेबिट कर दूंगा। सैलरीज डेबिट हो गई। इसके बाद अगला वर्किंग नोट पढ़ता हूँ। 9% इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 30th November 2020 एंड द क्लब हैड सिमिलर इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,000 एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट देखो जी, 8,000 के जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे पास पूरे साल पे थे, उन पे 9% का इंटरेस्ट मिल जाएगा पूरे साल का। 8 9 72, 720 रुपये का इंटरेस्ट तो पूरे साल का मिलेगा। उसके बाद 9% इन्वेस्टमेंट जो किए 30 नवंबर को किए, तो रिसिप्शन पेमेंट के पेमेंट में 3,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट दिए 9%, इस पे 9% का इंटरेस्ट मिलेगा। पर कब ये किए? 30th नवंबर को। तो दिसंबर, जैन, फेब और मार्च 4 महीने का इंटरेस्ट ही मिलने के हकदार हो आप। 3,000 इंटू 9% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4, तो ये आता है 90 रुपीज़ का। यह आता है 90 रुपीज़ का। टोटल इंटरेस्ट जो मैंने कमाया है इस साल, वो कमाया 810 रुपये का। रिसिप्शन पेमेंट के रिसिप्ट साइड में जब मैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट देख रहा हूँ तो वो 650 का है। करेक्ट है, 650 का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, मतलब बचा हुआ अक्रूड हो गया। अक्रूड हो गया 160, पर अक्रूड का मुझे वैसे कुछ काम नहीं है, मेरे को इनकम के अंदर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख देना सीधा, जो मैंने कमाया बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने जो कमाया है इंटरेस्ट वो है 810 रुपये का, तो वो आ जाएगा 810 रुपये का। यहाँ पे बात खत्म हो गई। लास्ट पॉइंट ऑफ वर्किंग नोट पढ़ता हूँ। डेप्रीशिएट फर्नीचर 10%, नो डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन फर्नीचर सोल्ड। तो फर्नीचर मैंने पेमेंट साइड में देखिएगा, एक फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है दोस्तों 15,000 रुपये का, 1 अक्टूबर को खरीदा है। 10% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट 1,500, तो 6 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा 750 रुपये। और जो बेचा है उस पर कोई भी डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, तो उसको मैं हटा देता हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन सारी हो गई। अब रिसिप्शन पेमेंट के सीक्वेंस से चलूँगा। सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी पोस्टेड। 800 रुपये की बुक वैल्यू का फर्नीचर 500 रुपये में बेचा है, तो लॉस ऑन सेल हुआ है। लॉस ऑन सेल 300 रुपये का, वो यहाँ खर्चे में बुक हो जाएगा। डोनेशन फॉर प्राइजेज, ये स्पेसिफिक फंड बन जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, करेक्ट है। पेमेंट में जाते हैं, सैलरीज में लिख चुका हूँ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखना पड़ेगा, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 21,500 रुपये का है। फर्नीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आएगा। डिप्रीसिएशन ऑलरेडी मेंशन है। 9% इन्वेस्टमेंट, एसेट परचेज किया, ये भी नहीं आएगा। इंटरेस्ट मैंने पहले से ही लिख दिया है। अब डेफिसिट और लॉस निकालना है। फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट डेफिसिट आ रहा है प्राइमा फेसी, बैलेंसिंग फिगर की तरह इसे निकाल लेता हूँ, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 43,600 प्लस 750 प्लस 300 प्लस 21,500 66,150 डेबिट की टोटल है, माइनस 60,000 एंड माइनस 810, 5,340 का डेफिसिट आ रहा है। लेट मी चेक इट फ्रॉम द आंसर। तो यस 5,340 का डेफिसिट आ रहा है। तो दोस्तों ये था सेक्शन ए जो मैंने कम्प्लीटली सॉल्व किया। सेक्शन बी से रिलेटेड वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो हियर, ठीक है। और सेक्शन बी का वीडियो भी जल्दी आ जाएगा। सो सेक्शन ए का वीडियो, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या वगैरह है आपके पास तो मेंबर सेक्शन से आप बिलोंग करते हैं तो टेलीग्राम सेक्शन पे पूछ सकते हैं, है ना। आप स्पेशली मेरे को स्पेसिफिक वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, कुछ भी डाउट है आई विल क्लैरिफाई दैट। That's it for this particular video. Have a good day. I'll see you tomorrow.